हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन जो 8 नवंबर को हुआ था 2025 में। और ये है आपका 10th क्लास का जो पेपर है वो यहाँ सॉरी 9th क्लास का जो पेपर है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो 9th क्लास के पेपर में क्या क्या चीजें आई थी, क्या क्या क्वेश्चन थे, टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, वो सारी चीजें आज के पेपर में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, यहाँ पे आपको साइंस रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड आपको बहुत सारे जो कंटेंट है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके का पेपर आपको आया था। ओके, कल का पेपर था, आज 9 नवंबर है और कल सैटरडे को 8 नवंबर को ये पेपर हुआ था। और हम लोग नेक्स्ट डे ही उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यह पेपर देखोगे तो पेपर इज 1 hour 30 minute पेपर, और इसके लिए टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स पेपर है। यहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड था उसके ऊपर ऑलरेडी सीट नंबर लिखा था, वही सीट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना था। ओके, उसके बाद आपने जो सीट नंबर फिल किया है वो इसी तरीके से आपके जो ओएमआर शीट आता है उस ओएमआर शीट में इसी तरीके से आपको क्या करना है, बबलिंग करना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक एंड जो ब्लू पेन है उसके हेल्प से आपको क्या करना था, ओके, बबलिंग करना था। यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो देयर आर 4 इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन, जहां पे आपको देयर आर टोटल टेस्ट बुकलेट कंटेन 100 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी थी और ये भी लिखा था कि यहाँ पे जो मीडियम है आपके पास, देयर इज 2 ऑप्शन विल बी गिवन ऑन दैट ओएमआर शीट। एक तो मराठी मीडियम था और दूसरा इंग्लिश मीडियम था। तो अगर आपने मराठी मीडियम से पेपर दिया होगा तो आपको वहां पे मराठी मीडियम टिक करना था। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पेपर दिया होगा तो इंग्लिश मीडियम वहां पे टिक मार्क करना था। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश मीडियम का पेपर है तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में आप फिजिक्स के क्वेश्चन देख सकते हो, बायो के क्वेश्चन देख सकते हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या किया है, डिवाइड किया है, इंक्लूडिंग जो आपके ये रेजोनेंस के क्वेश्चन होते हैं उसके भी। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे अगर आप कभी ऐसे मार्केट में जाते हो, ओके, तो मार्केट में अगर आप कोई भी चीज लेते हो तो किस में लेते हो, आप किलोग्राम में लेते हो। ठीक है, आप अगर कोई भी कोई टेम्परेचर है उसको अगर आप मेजर करना है तो किस में मेजर करते हो, आप केल्विन में मेजर करते हो। ओके, किलोग्राम किलोमीटर में हम मोस्टली जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि माइल्स में भी होता है, उसके बाद आप मीटर में भी कंसिडर करते हो, सेंटीमीटर में भी कंसिडर करते हो। लेकिन पर्टिकुलर जो यूनिट्स होते हैं वो किलोग्राम ऑफ केल्विन में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्यू एंड एस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, second question is a car is moving with the deceleration 6 meter per second square. What is the initial velocity of the car which stop after 2 second? यानी अगर कोई कार है वो 12 मीटर क्या कर रही है, यहाँ पे मूव कर रही है, डी एक्सलेरेट कर रही है टिल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरह, यानी उसका ग्रेविटी यहाँ पे आपको दिया है एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू इज गिवन। तो वैल्यू के बेस के ऊपर आपको क्या करना है, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। तो फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू यू प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलरेशन माइनस एन माइनस हाफ। ओके, एन माइनस हाफ। तो ये आपको क्या करना है, ऐड करना है आफ्टर ए। उसके बाद फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू डालोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे यू है एंड यहाँ पे n माइनस 1/t दिया है। तो n कितना है आपके पास, यहाँ पे 2 दिया है। ओके, यानी तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, यानी यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी Sn इज गिवन। Sn क्या है यहाँ पे, ओके, 12 है और 12 इज इक्वल टू u प्लस a मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो करेक्ट आंसर इज 12। तो ये इस तरीके से क्या करना था, आपको ये कैलकुलेट करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ करंट अफेक्टेड द पावर कंज्यूम्ड इन इट। ये पूछा है आपको।
तो यहाँ पे आपके जो फैक्टर हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं जिसमें आपका पावर कंज्यूम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड ऑप्शन इज रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज करंट फ्लोइंग। तो अगर आप देखोगे कि कभी भी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज P इज इक्वल टू ओके V इंटू आई। ठीक है, तो V इंटू आई होगा और V क्या होगा इंटू V आई इज इक्वल टू ऑल्सो यू कॉल आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से जो फैक्टर है वो इंक्लूडेड है, तो सबसे पहला आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग एंड द करंट फ्लोइंग इज ऑल्सो इंक्लूडिंग। टेम्परेचर इंपैक्ट नहीं करता है आपके फ्लोइंग ऑफ करंट के ऊपर, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज एट व्हाट पोजीशन ओके an object be placed in the front of concave mirror so that its image is of the same size। ओके, अगर आपने यहाँ पे रखा है कोई इमेज आपका फॉर्म हो रहा है तो सेम साइज कब होगा इन कॉन्केव मिरर में, ये आपको पूछा है। और उसका जो पोजीशन होगा आपके इमेज का वो क्या होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज 80। ओके, यहाँ पे 80 to 2F ये इसके बीच का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं ये यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहला गूगल क्रोम इज वेब ब्राउजर। ओके, उसके बाद आपका मोजिला फायरफॉक्स इज ऑल्सो ऑफ वेब ब्राउजर, तो ये भी आपका है। ओके, और कौन सा वेब ब्राउजर है। उसके बाद यहाँ पे गूगल क्रोम इज वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज इज ऑल्सो वेब ब्राउजर। ओके, एंड गूगल इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर। तो करेक्ट आंसर इज PQRS। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद पूछा है अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ ओके टू द मून, व्हाट विल इफेक्ट ऑन इट्स पीरियड। अगर आपने सिंपल जो पेंडुलम है उसको आपने क्या किया है, अर्थ से ले जाके उसको मून पे लेके गए हैं, तो उसमें क्या इम्पैक्ट क्या अफेक्ट होगा। तो अर्थ और मून में एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है क्या, ग्रेविटी का। यानी अगर अर्थ पे देखोगे तो अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है इट्स अराउंड 9.8। ओके, और अगर आप मून पे ग्रेविटी देखोगे तो इट्स अराउंड 1/6 इंटू 9 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, तो ग्रेविटी विल बी डिक्रीजेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे फॉर 6 ओके इंक्रीजेस ड्यू टू लोअर ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो वेट होगा पेंडुलम का ओके तो पेंडुलम का जो वेट होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन जो उसकी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या करनी है और ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है यहाँ पे, light is incident on the surface S1, S2 and S3 are shown on the figure. Okay, on which surface the angle of incident is equal to the angle of reflection। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो इसमें से किस पे सेम होगा। सपोज मेरे पास ये सरफेस है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया यानी आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सपोज ये होगा आर, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सपोज ये होगा आर और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। ओके, अगर आप सेकेंड इमेज में देखोगे तो ये आपका इंसिडेंट हो गया, ये भी आपका इंसिडेंट हो गया, ये भी आपका इंसिडेंट हो गया। तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये होगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। तो सब में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज इट होल्ड ऑल प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि अगर हर प्लेन से अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होंगे इट शुड बी इक्वल, या फिर आपका फर्स्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज टी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अ फोर्स F प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is an object of mass m1 and 24 meter per second square is an object of mass 2. What acceleration would be produced if both the masses were tried together and apply the same force on it? यहाँ पे आपको there is two masses will be given, okay, और उसके जो acceleration है वो भी यहाँ पे दिए हैं। और आपको पूछा है कि हमने क्या किया, दोनों में जो एक्सेलरेशन है, दोनों एक्सेलरेशन को अगर मैंने कंबाइन कर दिया, मिला दिया, तो उनके जो मासेस हैं सॉरी अगर मैंने मासेस को मिला दिया तो उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा और उनके बीच में जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे आपको पूछा है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है? बिकॉज जब भी आप कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के बाद उनके जो मासेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? इज बिकम 4m यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम द गिवन। ओके, तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगर आप 9th वाला क्वेश्चन देखोगे, फॉलोइंग डिवाइस आर कनेक्टेड इन द डिफरेंट सर्किट इन विच ऑफ दोस शो द इक्विवेलेंट करंट। यानी आपको अगर आपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्किट अगर आपने लिया है तो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में आपको कौन से दो ऐसे सर्किट है जहां पे आपको इक्विवेलेंट करंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ये पूछा है आपको। तो अगर आप P और R देखो, P एंड R शो द, यहाँ पे अगर आप P देखोगे, ओके, P and R show the that equivalent current. Okay, why they are showing equivalent current? Because of identical current path in the P and R. तो इनके बीच में क्या है? आइडेंटिकल करंट है, उनके बीच में आइडेंटिकल करंट पाथ है, इसके वजह से इसके बीच में जो इक्विवेलेंट करंट है वो क्या होगा? सेम होगा। तो P and R is a correct answer। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज डबल, ओके, while keeping the speed constant, what is its new wavelength? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव की है उसको अगर हमने डबल कर दिया, ओके, और जो स्पीड है हमारा कांस्टेंट हो गया, तो जो नया आपका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ये पूछा है। तो नया वेवलेंथ अगर आपने फ्रीक्वेंसी क्या की? डबल की है, ओके, तो अगर आप देखोगे तो आपका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा यहाँ पे? यानी लैम्डा यहाँ पे पूछा है आपको। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, अगर एफ इंटू लैम्डा है तो अगर आपने एफ को शिफ्ट किया है टू अदर साइड तो करेक्ट आंसर इज लैम्डा बाई 2 होगा। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस यूज फॉर कंप्यूटर, यानी कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसमें हम यूज करते हैं? कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में क्या क्या यूज होता है? कीबोर्ड भी यूज होता है आपका, माउस भी यूज होता है, मॉनिटर भी यूज होता है। ओके, जॉयस्टिक एंड प्रिंटर आर नॉट यूज एज अ इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा PQR। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या पूछा है? मैच द फॉलोइंग, और इसमें यहाँ पे नेम ऑफ टेलीस्कोप दिया है, टाइप ऑफ टेलीस्कोप दिया है और यूज फॉर टेलीस्कोप। यानी आपको अगर आप चंद्रा देखोगे तो चंद्रा कौन से टाइप का टेलीस्कोप है ये बताना है, और उसका जो यूज है वो क्या बताना है। और इसी तरीके से ओके, देयर आर 3 दैट नेम विल बी गिवन, और उस नेम के हिसाब से आपको टाइप ऑफ टेलीस्कोप यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है फॉर ईच, और उसके हिसाब से आपको जो उसका ऑब्जर्वेशन होगा वो भी यहाँ पे बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो चंद्रा होता है, चंद्रा किसमें यूज होता है? दे आर मोस्टली यूज इन एक्सरे। ठीक है, और अगर एक्सरे है तो एक्सरे का जो काम होता है, ये काम किसके लिए होता है? फॉर एक्सरे किसके लिए काम होता है? इंफॉर्मेशन, हाइड्रोजन क्लाउड, सोलर विंड, कॉमेट्स, प्लैनेट, एस्ट्रोनॉइड्स, ओके, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टार एंड गैलेक्सी, तो इसके लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो इट्स यूज इन द हाइड्रोजन क्लाउड, सोलर विंड। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा 12th का ही सेकेंड ऑप्शन। ओके, यानी आपका अगर आप पहला देखोगे, चंद्रा इज एक्सरे टाइप ऑफ टेलीस्कोप, ओके, एंड यूज फॉर द हाइड्रोजन क्लाउड एंड द सोलर विंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 10 ओहम इज द गिवन सर्किट। अगर आपको रेजिस्टेंस दिया है 10 ओहम तो आपको क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। तो करंट कैसे फाइंड करोगे? तो अगर आपका सारा का सारा अगर आप देखोगे, ओके, इन पैरेलल, तो पैरेलल में ये दोनों चीजें आती हैं, और पैरेलल में देखोगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? अराउंड 40 ओहम। करेक्ट है, इन पैरेलल सीरीज। अगर पैरेलल में यहाँ पे आपका कितना हो रहा है? 40 हो रहा है, और आपको पूछा है कि रेजिस्टेंस इन 10 ओहम इज ऑलरेडी गिवन, और आपको करंट पूछा है तो कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप 10 ओहम के लिए देखोगे, 10 ओहम हमारा क्या है? रिक्वायर है। ओके, और इसके लिए टोटल कितना होगा आपका? 10 डिवाइड बाई 8 अराउंड 1.25। इसके लिए जो इसमें जो करंट पास होगा, ओके, इन बिटवीन 1 और 1.25, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, यानी 1 एम्पियर जो करंट होगा इसमें क्या होगा? पास होगा।
ओके, अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओहम होता है तो। आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर डज वाटर प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट बोयंट फोर्स। तो आपको कौन से टेम्परेचर पे जो वाटर होता है सबसे ज्यादा बोयंट फोर्स आपको शो करता है। तो एक चीज है कि एक वाटर का एक बिहेवियर होता है, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्यू 4 डिग्री सेल्सियस और 277। ओके, तो ये किसके लिए होगा, सेम फॉर 4 डिग्री यानी -4 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। 277 Kelvin is density of buoyant force. Okay, because the density of water maximum at 4 degree Celsius or minimum at 277.15 Kelvin. No, or actually the buoyancy of water is greater at 4 degree Celsius as well as 277.15 Kelvin. तो करेक्ट ऑप्शन इज क्यू एंड आर। तो क्यू आर कहाँ है, आपका ऑप्शन डी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, आपको एक ग्राफ दिया है वेलोसिटी ऑफ टाइम का, और आपको ये पूछा है कि द ग्राफ शो द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ए बी सी डी में दिया है। तो आपको क्या इसमें दिख रहा है वो आपको यहाँ पे पूछा है। ओके, और ग्राफ है वेलोसिटी अपॉन ग्राफ का, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है आपको, 3 स्पेरिकल मिरर आर मेड फ्रॉम द सेम हॉलो ग्लास स्फीयर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट बी कॉमन अमोंग देम। अगर आपने 3 स्पेरिकल मिरर यहाँ पे बनाए हैं सेम एक ही ग्लास से, ओके, ग्लास स्फीयर से, तो उसमें कौन सा जो फैक्टर होगा वो इंपैक्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज फोकल लेंथ विल बी नॉट इम्पैक्ट। आप चाहे उसके एक यहाँ पे स्पेरिकल मिरर बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, लेकिन उसका जो फोकल लेंथ है वो कभी भी क्या होगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 इज टू आइडेंटिकल मासेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड ऑन द टेबल as shown in figure. What is the ratio of pressure exerted by the object x and y on the table? अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास 2 टेबल हैं, एक टेबल पे आपने क्या किया है, x प्रेशर एक्सर्ट किया है और दूसरे पे आपने y किया है। तो उनके बीच का जो रेशियो होगा वो आपको पूछा है, वो यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर आपका जो मास होता सेम होता तो इसमें प्रेशर इज एक्सर्टेड सेम, लेकिन यहाँ पे एक साइड पे अगर आप देखोगे तो उसका जो सरफेस एरिया है इज ग्रेटर देन सेकेंड वन, यानी सेकेंड वाले का इमेज देखोगे तो वहां पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है, ओके, वो एक्सर्ट हो रहा है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो ऑफकोर्स इसका जो एरिया है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1। तो करेक्ट आंसर इज 2:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग कौन सा ऐसा जो कोर मटेरियल है यूज करते हैं। तो कोर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज आयरन। अगर आप सोलेनॉइड देखोगे तो सोलेनॉइड में भी हम आयरन का रॉड लेते हैं और उसके साइड में हम क्या करते हैं, वी यूज दैट कॉपर वायर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, असर्शन में क्या पूछा है यहाँ पे, अ बलून फिल विद द गैस ब्रस्ट व्हेन इट राइज अ सर्टेन हाइट। ओके, तो ये है। दूसरा पूछा है आपका, इसका रीजन है, एज द बलून राइज द एक्सटर्नल एयर प्रेशर डिक्रीजेस सो द गैस इनसाइड द बलून एक्सपैंड एंड द साइज ऑफ बलून इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये जो स्टेटमेंट है, ओके, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग, क्योंकि बिकॉज ऑफ लो एयर प्रेशर वो ऐसा नहीं होता है। अगर वो ऊपर जाता है तो उसकी वजह से बलून के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। एयर प्रेशर डिक्रीज होता है लेकिन उसमें जो साइज ऑफ बलून है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, रॉन्ग दिया है। बट जो असर्शन है एंड रीजन है बोथ आर ट्रू बट दैट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। तो ये चीजें क्या है आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, मैच द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे आपको दिया है एंगल दिया है
ओके, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। और उस पे पूछा है वर्क वर्क डन कितना होगा अगर आपका 0 डिग्री पे है, और उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पूछे हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 20 का है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अगर आपका 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे कितना होगा आपका वर्क डन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ पे जो आपका ये होगा क्या बोलते हैं, वर्क डन 0 डिग्री पे ये होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आपका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल इज एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द ग्राउंड, ये नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट मूव द अपवर्ड डायरेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज फॉर 0 डिग्री सेल्सियस W इज इक्वल टू दैट Fs, यानी आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके लिए जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल इज ऑब्जेक्ट मूव और अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी मेजर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर। ओके, तो हाइड्रोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 21। 22 क्या पूछा है, फॉर द चार्ज ऑब्जेक्ट पी क्यू आर एस, ऑब्जेक्ट पी अट्रैक्ट क्यू बट रिपेल, आर ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्ट ओके पॉजिटिवली चार्ज एस, देन विच अनदर ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पूछा है आपको। ओके, तो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट चार्जेस हैं, जिसमें पी क्यू आर एस है। अगर ऑब्जेक्ट पी देखोगे तो वो अट्रैक्ट करता है, ओके, अट्रैक्ट क्यू बट रिपेल आर। तो पी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है क्यू को बट उस रिपेल करता है आर को। और जो ऑब्जेक्ट आर है वो अट्रैक्ट करता है किसको, पॉजिटिवली चार्ज एस को। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया है। तो इसमें पूछा है कि दूसरा जो पॉजिटिवली चार्ज है जो अट्रैक्ट हो रहा है वो कौन सा है, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो करेक्ट जो आंसर है वो है पी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 23, अ बुलेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर सेकेंड, हैविंग इट्स लीनियर मोमेंटम 300 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ बुलेट। यहाँ पे मास ऑफ बुलेट पूछा है, तो मास ऑफ बुलेट कितना होगा, यहाँ पे आंसर इज 20 ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप 24 क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है कि while playing the veena, when we press the string with the finger, which property of sound changes? Option is frequency, amplitude, pitch. Okay, 3 option will be given. तो अगर आप 24 का बहुत क्लियर देखोगे कि जितना ज्यादा जो वाइब्रेशन शॉर्ट होगा तो उसका उतना ज्यादा क्या होगा, लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो उसका फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी और जो उसका पिच है वो भी इंक्रीज करेगा, यानी शॉर्टर वाइब्रेशन और शॉर्टर वाइब्रेटिंग लेंथ, और इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी एंड पिचेस। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर 24 x and y is the correct answer. Frequency and amplitude, amplitude is nothing but that length. Okay, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन A is correct, X and Y is the correct option. See the question number 25. Question number 25 में क्या पूछा है कि two planes mirror are inclined at the angle of 90 degree. Okay, to each other an object is placed between them. How many images of the object will be formed? ये पूछा है। Okay, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला है, ओके, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू 360 माइनस 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। ओके, और यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, 360 डिवाइड बाई 90 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, 3 ऑप्शन विल बी देयर, यस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे 3 इमेजेस फॉर्म होंगे इफ इंक्लाइन एंगल इज 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है कि हाउ मच किलोवाट पावर इज रिक्वायर फॉर द मिशिगन टू फायर द 60 बुलेट पर मिनट विथ द वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एंड द मास ऑफ ईच बुलेट इज 25 ग्राम। ओके, तो ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछा है कि जो बुलेट है वो फायर हो रही है 60 पर मिनट। ओके, 60 पर मिनट क्या हो रही है, बुलेट फायर हो रही है एक बुलेट। तो अगर एक बुलेट को फायर होने के लिए कितना जो टाइम लग रहा है, 60 बाय
और जितना भी आपका टाइम है, मिनट है, वो आपको यहाँ पे लग रहा है। तो इसमें क्या आपको फाइंड करना है कि हाउ मच किलोवाट पावर इज रिक्वायर। ओके, तो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर फॉर्मूला इज नथिंग बट इज इक्वल टू एनर्जी। ओके, और यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है वो कितनी लग रही है? इज रिक्वायर्ड 12,500 जूल, और इसका जो आंसर आएगा 12.5। ओके, 12.5 इज गिवन, 12.5। ओके, 12.5 is the correct answer। 12.25, 12.50, 12.05, 12.75। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स encoding the standard is developed by the CDAC for the writing different Indian language script। तो हमने कौन सा जो डी कैड है फॉर राइटिंग द डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट, तो ये क्या हमने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये हमारा है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ISCII। और इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म इज इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज अगेन न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ द मास m मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी दो मासेस हैं और दोनों की जो वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एंड द कोलाइड विद वन अनदर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये यहाँ पे पूछा है। तो अगर आपका वेलोसिटी इक्वल है, अगर वो कोलाइड हो जाएंगी, तो ऑफ कोर्स कोलाइड होने के बाद जो उनकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी जीरो। अगर वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो सपोज एक अगर +1 है और दूसरा यहाँ पे -1 है, तो +1 -1 बिकम 0। तो अगर एक की वेलोसिटी यहाँ पे सपोज दोनों की वेलोसिटी 1 है, लेकिन अगर वो नॉर्मल डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल कर रही है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी विद द सेम वेलोसिटी। लेकिन जब वो कोलाइड होगी तो +1 -1 बिकम 0, तो ये इसका 0 क्या होगा? वेलोसिटी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे कौन कौन से जो डिवाइस होते हैं वो काम करते हैं? तो सबसे पहला इज दैट MRI मशीन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? Q, electric fan is also working on the principle of electromagnetism। ओके, उसके बाद है आपका यहाँ पे induced motor is also used that work on the principle of electromagnetism। तो correct option is QRS। QRS is the correct answer। तो option D is correct। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। अ साउंड वेव पासेस फ्रॉम द एयर मीडियम टू वाटर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन एज अनचेंज। अगर आपने साउंड वेव को एक वाटर मीडियम से, अगर आपने यहाँ पे एयर मीडियम से वाटर मीडियम में डाला है, यानी रेयरर से अगर डेंसर में जा रहा है, तो उसके कैरेक्टर में क्या चेंज आएगा? तो उसका स्पीड में कोई चेंजेस आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस आएगा, वेवलेंथ या एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस आएगा, ये पूछा है। तो ऑफकोर्स उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एयर मीडियम में फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट एंड डेंसर मीडियम में फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द सेकंड सेक्शन, और सेकंड सेक्शन इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अ स्टूडेंट मेल्ट द आइस क्यूब एंड द टेक इट्स वेट फ्रॉम द फ्रिज, the water back into the ice and again wait, the mass remain the same but the volume is different in the processes. If the student wanted to prove that okay this is a physical change, which additional evidence would be most convenient। अगर आप कभी भी देखोगे ना, जो नॉर्मल वाटर होता है, अगर आपने उसको डीप फ्रीज के लिए रखा है, तो उनका दोनों का अगर आप वॉल्यूम देखोगे, ओके, वो डिफरेंस दिखेगा, लेकिन जो उनका मास होगा, 1 लीटर वाटर remain 1 liter in freeze also, okay, after that deep freeze। लेकिन उनका जो साइज होगा, यानी उनका जो दिखने वाला जो वॉल्यूम होगा, ओके, इट मे बी डिफरेंट। तो ऐसा क्यों होता है और उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो बेस्ट है बिकॉज इट्स अ फिजिकल चेंज। ओके, और इसमें ये एक आप लिख सकते हो कि फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, एंड
इट नॉट फॉर्मिंग एनी न्यू सब्सटेंस, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस में केमिकल जो कंपाउंड होते हैं दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिलती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि अ आयरन ब्रिजेस नियर द सी शोर फास्टिंग रस्टिंग एज कंपेयर टू आयरन गेट इन द ड्राई रूरल एरिया, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस। ओके, तो इसके लिए सबसे जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो सैलिनिटी ऑफ वाटर होता है हाई होता है और उसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और वहां पे जो मॉइस्चर होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हाई मॉइस्चर एंड द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन एयर, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो रस्टिंग होती है ओके नियर द सी शोर वो बहुत जल्दी होती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इफ द डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैज 0.5 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, each molecule has the molar mass of 600 ग्राम पर मोल, द टोटल मास ऑफ डिटर्जेंट इन 2 लीटर इज। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है जो जिसका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5 मोल पर लीटर, ओके, ईच मॉलिक्यूल हैज द मोलार मास ऑफ 600 ग्राम पर मोल, देन द टोटल मास ऑफ डिटर्जेंट फॉर 2 लीटर कितना होगा ये पूछा है। ओके, 0.5 के लिए इज गिवन, तो 2 लीटर के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वी हैव फॉर्मूला फॉर मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू ओके मॉलिक्यूलर मास इनटू दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूलर मास इज ऑलरेडी गिवन, दैट मोल्स कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन एंड वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन। वॉल्यूम कितना है फॉर 2 लीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका एस 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो मास होगा वो मास कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 600। अगेन मास ऑफ 1 मोल कितना होगा, 1 मोल का मास इज 600 और हमारे पास कितना मोल्स आया 1 मोल्स आया, तो 1 मोल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मास, मोलार मास। ओके, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ओनली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 इज गिवन, ये 33 का एक्सप्लेनेशन था, तो ये ध्यान रखना। 34 का जो यहाँ पे असर्शन दिया है, आर्गन इज प्लेस आउटसाइड द ओवरलैपिंग रीजन ओके फॉर द वेन डायग्राम बिकॉज इज द मोनोएटॉमिक एलिमेंट। तो आर्गन इज अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड क्या है, नोबल गैसेस एग्जिस्ट इन द सिंगल एटम एंड डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी राइट है, बट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो राइट, क्योंकि अगर आप किसी भी नोबल गैसेस को देखोगे तो नोबल गैसेस आर मेनली स्टेबल इन नेचर, तो दे आर मोनोएटॉमिक इन नेचर, और ये क्या करते हैं किसी भी नॉर्मल कंडीशन में सिंगल एटम क्या करते हैं, डू नॉट फॉर्म। तो ये जो स्टेटमेंट बोथ ई एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई, तो करेक्ट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग मॉडल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर proposal। ओके, यहाँ पे आपके पास देयर आर 4 ऑप्शन, थॉमसन मॉडल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स मॉडल एंड रुदरफोर्ड मॉडल। तो इसमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, कौन से साइंटिस्ट ने क्या चीजें प्रूव करने का ट्राई किया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था जिसने ये किया था। आप देखोगे उसने फाइंड किया था कि एटम्स में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ओके, उसके बाद थॉमसन आया था, थॉमसन का क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल था। ओके, उसके बाद रुदरफोर्ड आया था, रुदरफोर्ड का अगर आप देखोगे तो वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। एंड देन लास्ट में कम बोर्स मॉडल। ओके, तो ये इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2143 2143 2143 यानी ये वाला ऑप्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 रिएक्शन। ओके, दो रिएक्शन दिए हैं, दोनों रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज 3Fe plus 4H2O, इट गिव्स द Fe2O4 plus X। यहाँ पे ये पहला रिएक्शन दिया है। एंड द सेकेंड रिएक्शन इज Fe2O4 plus 4CO, इट गिव्स द 3Fe plus Y। तो यहाँ पे ये पूछना है कि X और Y क्या है, बाय विच मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस दे आर कलेक्टेड। तो X और Y यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे पता करना है। ओके, सी द फर्स्ट अगर रिएक्शन अगर आप देखोगे, ओके
and the first reaction is 3Fe plus 4H2O and it form the Fe2OH। तो यहाँ पे जो X में क्या बचेगा, X में बचेगा आपका हाइड्रोजन। तो ये तो आपका मिल गया। अगर आपने वापस Fe2O को 4CO के साथ रिएक्शन फॉर्म किया है तो यहाँ से जो Fe है वो एज इट इज है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। तो दूसरे साइड पे आपका कार्बन प्लस जो ऑक्सीजन है वो एक साथ कंबाइन होंगे और कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बोथ आर डाउनवर्ड मेथड। तो ये चीजें क्या होगी यहाँ पे फॉर्म होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। इट्स सिमिलर लाइक 36। P, Q, R, S, T are the solution given. Identify their type. Suppose P is a salt solution, Q is the muddy water, R is the milk, S is the fog. Okay, T is the modern medicine that can be easily absorbed by that body. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये पूछा है। ओके, तो यहाँ पे एक बार सारे के सारे जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट है उसको एक बार हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे आई थिंक 36 का हमने कुछ रॉन्ग किया है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन। ओके, तो फर्स्ट अगर हाइड्रोजन है, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आप देखोगे तो P is the salt solution, Q is the muddy water, R is the milk, S is the fog and T is the modern technique that can be easily absorbed by the body. Okay, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जैसे पहला P सॉल्ट सॉल्यूशन है तो ऑफ कोर्स ये फॉर्म करेगा ट्रू सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। ओके, Q क्या है, यहाँ पे मडी वाटर है, तो मडी वाटर क्या करेगा, सस्पेंशन फॉलो करेगा, तो यहाँ पे भी सस्पेंशन है, यहाँ पे भी सस्पेंशन है। ओके, उसके बाद है आपका मिल्क, तो मिल्क क्या फॉर्म करेगा, इमल्सन फॉर्म करेगा। यहाँ पे कोलाइड है और यहाँ पे इमल्सन है। इमल्सन के बाद आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कोलाइड्स के बाद उसमें जो पार्टिकल साइज होता है इट बिगर, तो उसमें आप सेपरेशन बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, दिस वन इज द करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमने एक एक ऑप्शन को बहुत ऐसे देखा है और एक एक ऑप्शन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट यहाँ पे आपको बताया है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग एलॉय और मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ओके, यहाँ पे आपके पास मेटल्स इज गिवन, स्टेनलेस स्टील गुड क्वालिटी, इट गिवन कंटेन Fe, Cr, Ni एंड हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ये आपको एक पहला ऑप्शन दिया है। सेकंड ऑप्शन इज माइल्ड स्टील, Ni रिप्लेस बाय द Mn, प्रॉन टू क्रैक, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, प्रॉन टू क्रैक नहीं हो सकता, ये नहीं सस्टेन करता है माइल्ड स्टील। गैल्वेनाइज आयरन प्रोटेक्टेड बाय द थिन लेयर ऑफ जीन। ओके, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद है प्योर आयरन हार्डर एंड मोर ड्यूरेबल देन स्टेनलेस स्टील, तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, तो इसको टिक मार्क करना है। बाकी का ऑप्शन तो करेक्ट है। ओके, ओनली द डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यानी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील इज हार्डर देन आपका जो आयरन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ द सी द क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि मैच द फॉलोइंग मेटल्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स कोरिजन प्रोडक्ट। ओके, आपको यहाँ पे मेटल्स दिया है और कोरिजन प्रोडक्ट दिया है। तो आयरन का जो कोरिजन प्रोडक्ट होगा, यानी आफ्टर कोरोजन आयरन के ऊपर कौन सा लेयर फॉर्म होगा, ये यहाँ पे पूछा है। ओके, तो आयरन के ऊपर मोस्टली कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होता है आफ्टर रस्टिंग, तो इसका क्या होगा, पहले का सी होगा। कॉपर के बाद अगर आप देखोगे तो कॉपर में मोस्टली आपको क्या देखने के लिए मिलता है, एस ग्रीनिश कलर, तो इसका बी ही होगा। और सिल्वर के ऊपर होता है आपका ब्लैकिश कलर, तो सी बी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सी बी ए यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ द सी द 40th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसमें से क्या फॉलो करता है, वाटर यहाँ पे H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ब्रास कॉपर प्लस जिंक है, मिथेन CH4 है, स्टील है, फेरस प्लस कार्बन। तो इसमें से इक्वल प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कौन होता है, 50-50% में, तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे P, ओके वाटर, हाँ वाटर एक हो सकता है, बिकॉज वाटर एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। ओके, उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता है।
मीथेन इज ऑल्सो इन फिक्स प्रोपोर्शन, CH4 है यानी इसका जो अमाउंट होगा वो करेक्ट होगा, तो PNS इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज एस, एस क्या है, करेक्ट है। कंपोजिशन है फिक्स, ओके, कंपोजिशन बाय मास, तो मास के अकॉर्डिंग दोनों का कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। ओके, यहाँ पे 8+2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8+2 इज 10 और यहाँ पे भी 6+4 इज 10। तो अगर आप लॉ प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो दोनों का जो मास है वो क्या है, इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे वेट इक्वल है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, इसमें ग्राफ दिया है वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पूछा है। ओके, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कौन सा ग्राफ फॉर्म होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रो लॉ जहां पे आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो हमें क्या होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज वी ड्रॉ दैट स्ट्रेट लाइन, बिकॉज जो उसका वॉल्यूम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 42 is how many water molecules have the same total mass as one HNO3 molecules। तो यहाँ पे आपको एटॉमिक मास ऑफ H दिया है 1 और O दिया है 16 और N दिया है 14, और यहाँ पे पूछा है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे जिसमें जो उसका मास होगा वो इक्वल होगा HNO3 के कंपेयर में। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे HNO3 का जो टोटल वेट होना चाहिए, ओके, वो कितना होना चाहिए, 63 ग्राम। तो आप एक वाटर का कितना होता है, H2O का अगर आप देखोगे तो H मतलब हाइड्रोजन, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, प्लस ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16, तो 16 प्लस 18 ये हो गया 2। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लगेंगे, 18। ओके, 18 है तो 18 को मल्टीप्लाई करोगे और कितने से, 18 थ्री जा 54, 54, उसके बाद तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.5। ओके, अगर आप 18 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करोगे तो इट बिकम 63 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन 3.5 इज करेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूछा है इन एन एक्सपेरिमेंट, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, आपको बताना है कि क्या चेंजेस होगा। जैसे सॉल्यूशन 8 टन फिनोप्थलीन पिंक, तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें आपका फिनोप्थलीन क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन दिया है बी, सॉल्यूशन बी रिएक्ट विद द ए टू फॉर्म द व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये किस तरीके का चेंज है, तो सॉल्यूशन ए और बी पूछा है कि क्या होगा। ओके, तो सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे, ओके, अगर आप फिनोप्थलीन में क्या मिलाओगे कि उसका जो कलर होगा पिंक हो जाएगा। ओके, तो फिनोप्थलीन किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, एसिड के साथ नहीं करता, तो बेस के साथ करेगा। ओके, तो बेस इसमें क्या क्या है यहाँ पे, NaOH also base, ओके, ये हो सकता है, NH2OH is also base, KOH is also base and BaOH is also base। सेकेंड ऑप्शन पूछा है इट फॉर्म द प्रेसिपिटेट आफ्टर रिएक्टिंग B रिएक्ट विद द A। अगर आप सपोज NaOH को रिएक्ट करोगे विद B यानी कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने NH4OH को रिएक्ट किया है HNO3 के साथ, तो ये इसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। KOH को रिएक्ट किया है यहाँ पे CaCl2 के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म होगा आपका क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है, तो ये ऑप्शन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद द सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, तो ये आपको करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है, अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्रिपेयर 2 सॉल्यूशन। ओके, अभी सपोज दो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन इज X और दूसरा सॉल्यूशन इज Y। फर्स्ट सॉल्यूशन इज 1 मोलर HCl एंड सेकेंड सॉल्यूशन इज एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया है और फर्स्ट इज HCl।
इसमें पूछा है कि देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द बोथ सॉल्यूशन, बोथ हैव द सेम H प्लस बिकॉज बोथ आर वन मोल्स, तो ये नहीं होगा। X has the higher H plus than Y because X ionized completely, okay, and Y ionized partially. Of course, अगर एसिड है, अगर एसिड को अगर आप मिक्स करोगे इनटू द वाटर तो ये कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 45, a metal X react with dilute HCl to form a aqueous solution compound is, okay, तो यहाँ पे हाईलाइट फॉर्म होना चाहिए, with whose pH is less than 7 and H2 gas, the same metal react with O2 to form the, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा विच न्यूट्रलाइज HNO3, देन व्हाट इज X, तो यहाँ पे क्या होगा अगर आप देखोगे, तो अगर आप सपोज mg रिएक्टिंग विद द यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, mg को रिएक्ट किया है विद दैट HCl, तो इट फॉर्म MgCl2, करेक्ट है। अगर MgCl2 रिएक्ट अगेन reacting with the metal is again reacting with the O2 तो it form MgO, ओके, अगर ये मेटल के साथ रिएक्टिंग फॉर्म करता है, और इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज द HNO3, देन व्हाट इज X, तो MgO का जो pH होता है ये क्या होता है, लेस देन 7 होता है, बिकॉज इट्स एसिडिक इन नेचर, तो एसिडिक होगा तो pH इज लेस देन 7, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, Mg इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे में क्या होगा, अगर आप Fe को रिएक्ट करोगे विथ ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, और वो बेसिक होता है, फेरस हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, तो ये चीजें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, अ कोल माइन प्रोड्यूस, ओके, lignite, it is later converted to the coke and used in the blast furnaces, meanwhile methane escape from the mine causing the safety hazard, identify the PQRS, तो lignite gas P percentage of carbon, coke is used as the Q agent, methane is the R fuel with the molecular mass of S, okay, तो P क्या होना चाहिए आपका, P का जो परसेंटेज होना चाहिए कार्बन का वो कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा है, ओके, तो percentage of carbon in lignite gas is around 30%, 25 to 30, ओके, तो ये ऑप्शन ए एंड सी लग रहा है। उसके बाद कोक इज यूज एज द एजेंट, तो ये कौन सा कोक क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो मिथेन इज अ क्लीन फ्यूल और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कार्बन ऑक्सीजन, ओके, एंड इट रिक्वायर फ्यूल विद द मॉलिक्यूलर मास, तो फ्यूल विद द मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इज 16, ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप 47th क्वेश्चन देखोगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस ऑफ ग्रेफाइट, कोक एंड डायमंड, तो तीनों में सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा होता है, तो तीनों में सबसे ज्यादा हार्ड क्या होता है आपका, डायमंड होता है। उसके बाद आपका क्या आता है, डायमंड के बाद अगर आप देखोगे तो ग्रेफाइट आता है, और ग्रेफाइट के बाद आता है आपका कोक, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज यहाँ पे डायमंड है, डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट इन हार्डर देन कोक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर तरीके से समझा होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है नेम पूछा है, ओके, दिस इज द IUPAC नेम, तो IUPAC नेम इज इजी, वेरी इजी। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हैं, 1 2, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन में कितने हैं, यहाँ पे टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ कार्बन इज 6 से, तो ये क्या होगा यहाँ पे इज हेक्सा होगा, हेक्सागोनल होगा, करेक्ट है। तो अगर ये हेक्सागोनल है तो ये पेंटा वाला जो ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अभी तीन ऑप्शन देखते हैं, तीन ऑप्शन में एक पे अगर आप देखोगे तो CO ग्रुप अटैच है, ओके, और एक पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मिथाइल कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे मिथाइल है और 2 नंबर पे आपका CO है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ से अगर आप देखोगे और यहाँ से देखोगे तो कितने नंबर पे आएगा, 1 2 3 पे मिथाइल है, ओके, और 4 5 पे आपका क्या है, ऑक्सा यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लगा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, 3 मिथाइल 5 ऑक्सा हेक्सानल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, विच पेयर
करेक्टली लिंक प्रोसेस एंड केमिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे टेफ्लॉन कोटिंग दिया है जिसमें आप दिख रहे हो कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ C2F4 ये आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है पाउडर कोटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पॉलीमर रेजिन। थर्ड ऑप्शन दिया है एनोडाइजिंग प्लेटिंग ऑफ सिरामिक लेयर ऑन ए एल्यूमिनियम, ओके। सोप मेकिंग स्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि पेयर करेक्टली लिंक प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। तो सोप मेकिंग स्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड ये नहीं होगा आपका, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। एनोडाइजेशन प्लेटिंग ऑफ सिरामिक लेयर ऑफ Al ये भी नहीं होगा। पाउडर कोटिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर रेजिन ये भी नहीं है। टेफ्लॉन कोटिंग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ C2F2, ओके। ये C2F4 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और टेफ्लॉन क्या होता है? Actually Teflon is a formed by the free radical polymerization of tetrafluoroethane, okay, as per यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथाइन दिया है यानी C2F4। इसमें दो डबल बॉन्ड आएंगे विथ अटैच टू द 4 फ्लोरीन ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 50th क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 50, a patient is administrated, okay, or radioactive traces that emit gamma ray and has a half life of 6 hours, okay. What will be the percentage of radioactivity remaining after 24 hours? अगर आप देखोगे यहाँ पे जो गैमा रे निकल रहा है फॉर हाफ एन आवर, ओके, हाफ लाइफ कितना है? 6 आवर के लिए है। तो वो 24 आवर में कितना रेडियो एक्टिव परसेंटेज वहां से निकलेगा ये पूछा है, ओके, ट्रेस कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन बेस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप देखोगे 4 आवर्स के लिए यहाँ पे हाफ लाइफ के लिए कितना है, यहाँ पे हाफ लाइफ कितना है? हाफ लाइफ के लिए है यहाँ पे 6 आवर, ओके। हाफ लाइफ के लिए है फॉर 6 आवर और यहाँ पे 24 आवर बोला है, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो अगर मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई यानी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? इट्स अराउंड 1/60 हो जाएगा, करेक्ट है। अगर 1/60 हो गया तो इज अराउंड 2.65%, ओके। तो 6.25% इज गिवन, यस, करेक्ट ऑप्शन इज 6.25%। अगर वो हाफ एन आवर के लिए हाफ लाइफ कितने के लिए है? 6 आवर के लिए है। तो अगर वो 24 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो परसेंटेज कितना वो ट्रेस कर पाएगा? 6.25% वो ट्रेस कर लेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड एक्टिविटीज कैन प्रूव हजार्डस टू द बॉडी। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी के लिए हजार्डस है यानी नुकसान पहुंचा सकता है? एंड द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सोडियम बेंजोन प्लस एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन्स प्लस टर्मरिक, उसके बाद दिया है MSG प्लस सिट्रिक एसिड, एंड उसके बाद दिया है सैकरिन्स प्लस स्टीविया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फॉर 51? सोडियम बेंजोन प्लस एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? आंवला में होता है, ओके। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत हार्मफुल होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर इज वेरी टफ। जैसे क्वेश्चन लग रहा था कि एज अ कंपेयर टू द 9th स्टैंडर्ड जैसे आप देखते हो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से टफ है। द ब्राउन कलर इज द कैरेमल डेवलप प्राइमरली थ्रू, ओके। अगर आप ब्राउन कलर देखते हो कैरेमल में तो ये क्यों डेवलप होता है? तो इस डेवलप बिकॉज ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन किधर है? पॉलीमराइजेशन ऑफ डिहाइड्रेटेड शुगर, ओके। डिहाइड्रेटेड मतलब जहां पे पानी का अमाउंट क्या है? वेरी लेस, अमाउंट वाटर इज वेरी लेस, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है? एन आयन X3+ इज ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट हुज एटॉमिक मास नंबर इज 27 एंड एटॉमिक नंबर इज 13। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन X3+ रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा वो कितना होगा if atomic mass is 27 and atomic number is 13? तो atomic number 13 किसका है? atomic number 13 is that aluminium। तो aluminium का अगर आप देखोगे तो aluminium में Z is 13 उसमें और atomic number is 27। तो अगर उसने 3 प्रोटॉन क्या किए हैं? डोनेट किए हैं, +3 है, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 हो जाएंगे, ओके। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस्ट किए हैं तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, ओके।
और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होंगे, तो ये एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ दैट नंबर ऑफ ये प्रोटॉन हो जाएंगे। ये आपका नंबर ऑफ जेड या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम ओनली। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये नंबर ऑफ आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया। तो 13, उसके बाद 10 14, 13 10 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन एटम। तो यहाँ पे आपको ये ग्रुप कंपाउंड चूज करना है जिसमें आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलता है इन कार्बन एटम्स। ओके, तो ये मोस्टली किस में देखने के लिए मिलेगा आपको? इथाइन में देखने के लिए मिलेगा एंड प्रोपाइन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर आपका जो सफिक्स होगा, अगर आपका सफिक्स इस ए एन ई तो वहां पे होगा सिंगल बॉन्ड। अगर आपका ई एन ई है तो वहां पे होगा आपका डबल बॉन्ड। अगर वाई एन ई है तो वहां पे होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो वाई एन ई एंड वाई एन ई शोइंग द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे होगा आपका वाई एंड जेड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है? देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब PQR containing the solution of zinc sulfate, silver nitrate and ferrous sulfate respectively. If a small pieces of copper are added to each test tube, then in which test tube solution will turn blue? तो अगर आपके पास there are 3 solution, first solution is that zinc sulfate क्या है? P है, silver nitrate is Q एंड दैट फेरस सल्फेट इज आर। और इसमें हमने क्या डाला है? तीनों में कॉपर ऐड किया है। इसमें भी कॉपर ऐड होगा, इसमें भी कॉपर ऐड होगा और इसमें भी क्या होगा? कॉपर ऐड होगा। तो इसमें से आपको ये बताना है कि किसमें टर्न ब्लू होगा सबसे पहले। जिंक सल्फेट में होगा, सिल्वर नाइट्रेट में होगा, या फेरस सल्फेट में होगा, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इज दैट टेस्ट ट्यूब क्यू यानी सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा? टर्न हो जाएगा ब्लू में। तो ये एक्सप्लेनेशन है व्हाई इट हैपन, बिकॉज व्हेन द कॉपर आयन फॉर्म द ब्लू सॉल्यूशन, कॉपर गिव्स 2+ आयन टू द कॉपर नाइट्रेट। ओके, कॉपर नाइट्रेट को क्या करेगा? कॉपर 2 आयन देगा और उसमें जो सॉल्यूशन होगा वो टर्न ब्लू हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इन क्लोज सिस्टम 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म द 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, देन व्हाट इज x? तो x क्या होगा? अगर 10 ग्राम ऑफ यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है जिसमें 5.6% आपका कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो कितने ग्राम ऑफ कैल्शियम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा वो यहाँ पे पूछा है। ओके, तो सिंपल अगर आप 10 माइनस 5.6 कर दोगे तो आंसर विल बी देयर। तो 5.6 माइनस 10 तो करोगे तो 4.4 ग्राम आ जाएगा फॉर CO2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो यहाँ पे पूछा है। तो इनकरेक्ट, द वैलेंसी ऑफ फेरिक आयन इज +3 आयन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 into 10⁻23, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी नहीं आएगा। ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई ओनली ऑन गैसेस, तो ये नहीं हो सकता है, इनकरेक्ट है ये। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके, तो ये करेक्ट है। तो ओनली ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, रेस्ट ऑल 3 ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, नाउ द सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द correct sequence for the radioactive decay series of uranium 238 to 234 thorium and 234 is platinum and 234 is again uranium. The next step involved in, तो next step क्या होगा after that decaying of radioactive series? तो radioactive series में जो decaying होता है वो किसका होता है? थोरियम टू दैट प्रोटेक्टिनियम। ओके, थोरियम टू प्रोटेक्टिनियम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ओके, बीटा डीके फ्रॉम द 234 और दैट प्रोटेक्टिनियम। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा है? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस Na+, Mg2+, Al+3, ओके, F-। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा ये पूछा है। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा आपका Al+3 का, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू Mg एंड Na।
तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, 60 स्टेटमेंट दिया है वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O रिमूव परमानेंट वाटर हार्डनेस, और दूसरा दिया स्टेटमेंट टू इट रिएक्ट विद द Ca+2 टू फॉर्म द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बिकॉज जब आप वॉशिंग सोडा यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, तो इट रिमूव परमानेंट वाटर हार्डनेस। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 3 बायोलॉजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। ओके, ये क्वेश्चन है सेक्शन 3 बायोलॉजी का। फर्स्ट क्वेश्चन 61, ब्रायोफाइटा आर नोन टू बी डैश मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटिया। ओके, प्लांट किंगडम। तो आप ब्रायोफाइटा देखोगे जनरली कहाँ पे होता है, इट्स एक्वेटिक, एम्फीबियस, टेरेस्ट्रियल और दैट पैरासिटिक्स। ओके, इट्स एम्फीबियस मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द कोऑर्डिनेट इन वॉलेंट्री ऑर्गन। तो ये कौन सा जो और ये होता है नर्वस सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है आपके कोऑर्डिनेट इनवॉलेंट्री ऑर्गन को। तो करेक्ट ऑप्शन ए इज ऑटोमेटिक। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स आर सीन ऑन द स्टेम ऑफ सनफ्लावर एंड कैलोट्रॉपिक्स प्लांट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सनफ्लावर और कैलोट्रॉपिक्स पे कौन से टाइप का अरेंजमेंट दिखता है लीव्स का, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो वो होता है आपका अल्टरनेट, ओके, एंड डेक्यूसेट। अल्टरनेट एंड डेक्यूसेट टाइप ऑफ that arrangement are seen on the leaf. Next question is, which of the following inorganic ions of given element control the function of muscle and nervous? Okay, तो कौन से टाइप का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ मसल एंड नर्वस को? तो वो होता है आपका कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। Question number 65, select the odd one out on the basis of most common symptoms of swine flu. तो swine flu का सबसे most common symptoms क्या है? sore throat, pain in the eye socket, okay? उसके बाद दिया है palpitation, body pain. तो इसका correct answer is palpitation. Okay, what is meaning of palpitation? Is the primary symptoms or influenza. Okay, यानी इट जनरली हैपन विद द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, बॉडी एक, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है इन पाल्पिटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, ओके, किसने प्रपोज किया था यहाँ पे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? द ऑप्शन इज कार्लिनियस, ओके, HF कोपलैंड, ओके, RH विटेकर और अर्नेस्ट हिकल। तो करेक्ट ऑप्शन ए इज HF कोपलैंड। तो कोपलैंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे पूछा है एपेक्स कंज्यूमर पूछा है, प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, ओमनिवरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या फ्रॉग इज द एपेक्स कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस में क्या आएगा। तो आपका जो एपेक्स कंज्यूमर होगा, एपेक्स कंज्यूमर क्या होगा आपका? आउल होगा। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा आपका? प्राइमरी कंज्यूमर इज दैट रैबिट। ओके, ओमनीवरस क्या होगा आपका? ओमनीवरस इज हेन ओनली एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इज दैट फ्रॉग। ओके, तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस बनेगा। The correct sequence is QSRP. QSRP. Okay, option B is correct. Question number 68. Okay, pyrolysis process happen at which temperature? तो ये जनरली होता है at high temperature यानी above 300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ नाइट्रेजियस बेसिस इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स में कौन सा नाइट्रेजियस बेसिस होता है? तो इसमें आपको जनरली देखने के लिए मिलता है एडिनाइन, ओके, और थायामाइन। एडिनाइन एंड थायामाइन, ओके, इज द नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 70, गंगा, शक्ति, नवजोत,
एंड विक्रम आर द वेराइटीज ऑफ डैश क्रॉप। तो ये सब किसके वेराइटीज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस ऑल आर वेराइटीज ऑफ ग्राउंड नट। ओके, जैसे आपका गंगा हो गया, शक्ति हो गया, नवजोत हो गया एंड विक्रम आर द वेराइटीज ऑफ ग्राउंड नट क्रॉप। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, इसमें आपको एक ये दिया है ट्री डायग्राम फ्लो चार्ट दिया है और उसमें आपको पूछा है कि पी क्यू आर एस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पी कॉलम फीडर दिया है, ओके, क्यू दिया है बॉटम फीडर और आर दिया है सरफेस फीडर। ओके, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मृगाल, रोहू, काटला, ओके, कैटफिश, पॉम्परेट, सार्डिन, रोहू, मृगाल, काटला, काटला, रोहू, मृगाल। तो करेक्ट ऑप्शन इज काटला, रोहू एंड मृगाल। ओके, काटला, रोहू एंड मृगाल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, डिफ्यूजन कैन ऑकर ओनली इन दैट फ्लूइड मीडियम। तो ये आपको पूछा है, तो डिफ्यूजन फ्लूइड मीडियम में नहीं होता है, वो गैस मीडियम में होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इसेंशियल फॉर डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी रिक्वायर नहीं है। ओके, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, करेक्ट है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज इन डिफ्यूजन, करेक्ट है, एनर्जी नहीं लगती है। तो ऑप्शन 4, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन इज मोर देन वन जीन। तो अगर आपका म्यूटेशन मोर देन वन जीन का होगा तो बिकॉज ऑफ दैट कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसकी वजह से होता है आपका क्लेफ प्लेटिस का जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिलता है, बिकॉज जो मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर होता है अराइज फ्रॉम द मल्टीपल जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ऑप्शन इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, वैक्यूल्स एंड लाइजोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइजोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 75, फिल्यूम टर्मिनल is present at the end of। ओके, फाइलम टर्मिनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसके एंड में प्रेजेंट होता है, इस कार्नियल नर्वस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेबियम। तो ये कहाँ पे होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड में आपको फाइलम और टर्मिनल्स आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ईस्ट ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। ये आपको पहला ऑप्शन दिया है, ईस्ट इज द हेट्रोट्रॉपिक फंगल बैक्टीरिया, ओके, एंड द ईस्ट सेल इज प्रोकैरियोटिक। तो ईस्ट सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, ईस्ट इज द हेट्रोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब्स एंड द ईस्ट सेल इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ईस्ट इन यूनिसेलुलर फंगस। यहाँ पे हेट्रोसेलुलर है तो यूनिसेलुलर नहीं आएगा, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन 1, 2 सॉरी इज प्रोकैरियोटिक इन नॉट, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक नहीं आएगा बिकॉज दैट फंगस इज यूकैरियोटिक इन नेचर, तो ये आएगा आपका यूनिसेलुलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, अगर क्वेश्चन नंबर 77 देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू जॉइन द टू बोन्स, ओके, टू ईच अदर। तो ऐसे कौन से कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन्स को ज्वाइन करते हैं, तो वो होता है आपका लिगामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 78, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, विटामिन ए स्कर्वी, आयोडीन अनीमिया, ओके, नियासिन एस पैलेग्रा, आयरन गोइटर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ऑल 4 ऑप्शन इज दैट फोर्थ ऑप्शन 1, 2 एंड 3 और 4 इज ऑल आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल इन द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है फॉर द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वो लगता है अबाउट 0.8 सेकेंड। ओके, इन विच टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर systolic pressure range between the 140 to 159 mmHg and diastolic range between the 90 to 99 mmHg। तो ये किसमें आपको देखने के लिए मिलता है, और
जनरली इन हाइपरटेंशन, और ये कौन सा हाइपरटेंशन होता है, स्टेज 1 के अंदर, जहां पे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है फ्रॉम 120 टू 140 160। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के लिए उसमें 44 प्लस एक्स्ट्रा ये होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा में क्या होगा, एक्स्ट्रा में होगा आपका 44 प्लस XSY सिंड्रोम, जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा होंगे, तो आपका ये क्लीनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द XYZ set of type of RNA and its function to carry the amino acid molecules, perform the function of protein synthesis, carry the information of protein from the gene। ओके, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, टू कैरी अमाइनो एसिड टू द मॉलिक्यूल्स, तो इसके लिए होता है tRNA। ओके, ट्रांसफर RNA। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये क्या करता है, यहाँ पे राइबोसोमल RNA होता है जो परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस। कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोटीन टू द जीन, यानी मैसेंजर RNA mRNA। ओके, तो करेक्ट सीक्वेंस इज tRNA, rRNA and mRNA। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन का मेन रीजन क्या है, तो बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन व्हाट विल हैपन, स्मॉग फॉर्मेशन विल हैपन, डिक्रीज द क्रॉप बिल्ड, okay, increase the embryonic motility rate in the animal, and skin cancer। okay, all the above are correct option। question number 84, how many new cells are formed in the meiotic division। तो कितने नए सेल फॉर्म होते हैं इन meiotic division, तो meiotic division में there are 4 cell are formed। okay, question number 85, the percentage of oxygen inhale and exhale air is डैश डैश एंड डैश डैश रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इज 21% एंड 16.4%। ओके, तो 21 एंड 16.4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए क्या दिया है, कंप्लीट द एनालॉजी। थायराइड ग्लैंड इज कैल्सिटोनिक, डाल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियास क्या होगा, अगर आप इसका देखोगे तो ये आप जनरली किसमें देखते हो, ये होता है सोमेटोस्टैटिन में। ओके, सोमेटोस्टैटिन में आपको डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियास आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव द मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल कौन से ऑर्गन पे होता है, तो वो होता है आपका पैरेंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड होलिस्टिक थिंकिंग। तो करेक्ट आंसर इज होलिस्टिक थिंकिंग। जो आपका जो राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है वो उस काम में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे दिया है प्रोथ्रोम्बिक और एल्ब्यूमिन, उसमें दिया है, दूसरे में दिया है ग्लोबुलिन एंड फिब्रोनोजेन, तीसरे में दिया है फिब्रोजोनेन एंड प्रोथ्रोम्बिक, फोर्थ में दिया है एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स। तो इसमें जो 89 का करेक्ट ऑप्शन इज फाइब्रोजोन एंड प्रोथ्रोम्बिक। ओके, फाइब्रोजोन एंड प्रोथ्रोम्बिक इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, observe the given flow diagram and select the correct option for the PQR। तो algae, यहाँ पे there are 3 types of algae is given, green algae, red algae and brown algae। और इसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आप यहाँ पे फोकस देखोगे, ओके, फ्यूकस में क्या होता है, इस पॉलीसफनियो इज इनकरेक्ट, उसके बाद उलोथ्रिक्स, बात्रा, स्पाइरोगायरा, फोक्यूस, उलवा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, सेक्शन 4 करंट अफेयर इन साइंस। तो ये सारे इट्स रिलेटेड टू द साइंस टॉपिक, जो अभी के टाइम पे क्या क्या साइंस के अंदर हो रहा है उसके रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द ब्लू मॉर्मोन एज द स्टेट बटरफ्लाई। ओके,
तो ब्लू मॉर्मोन को कौन से स्टेट ने एज अ स्टेट बटरफ्लाई कंसिडर किया है? इज द महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ दिस इज अ मेजर न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज इन इंडियन एग्रीकल्चर? तो ये है बैसिलस, okay, Aethagriensis. Bacillus aethagriensis is a new species discovered in India. Okay, question number 93, what is the name of climate health, okay, data set recently introduced in India to link epidemic outbreak with the climate variables temperature rainfall etc? तो ये कौन सा है? ये है आपका epiclim data set. Okay, epiclim data set करेक्ट इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, इन अप्रैल 2025 द डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट द 4 फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड? ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट मिसाइल medium range surface to air missile, and the short form is MRSAM. ओके, तो ये है ब्रह्मोस इज जस्ट नाउ दैट सक्सेसफुली कंडक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, which organization has developed the high speed microprocessor Vikrams 3201 for the space missile? तो ये किसने किया है? तो ये डिस्कवर किया है बाय इसरो। ओके, हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर इज डिस्कवर बाय द विक्रम 3201 इज इसरो। Question number 96, which worrying health trend has been observed among the children in India in 2025? Option is increase in pneumonia, rising the cholesterol and the triglyceride level, increase in AIDS infection, re-engage of typhoid. ओके, तो ये सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है राइजिंग कोलेस्ट्रॉल, यानी जो वेट इंक्रीज होना है या फिर जो आपका डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट विल बी हैपन। क्वेश्चन नंबर 97, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द एआई पावर रोबोट फॉर द बॉर्डर सर्विलेंस? तो किसने ये इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एआई पावर रोबोट फॉर द बॉर्डर सर्विलेंस? तो एआई गुवाहाटी। ओके, आसाम में ये इंट्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 98, उसके बाद दिया है यहाँ पे कार्टोसैट 3 इज अ डैश सैटेलाइट? तो कार्टोसैट 3 इज द अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी? तो फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी इज मैक्स प्लैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज द क्ले विट्रॉल? तो ये क्ले विट्रॉल कौन सा केमिकल है? इज एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे टोटल वी डिस्कस 1-200 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ओके, अलोंग विद दैट जनरल क्वेश्चन। तो ऐसे ही बहुत सारे आप जो केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स है, साइंस रिलेटेड टॉपिक्स है, वो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो साइंस रिलेटेड जो कंटेंट है वो हम आपके लिए लाते रहे। ओके, तो अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ये पूरा का पूरा जो इसका पीडीएफ है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल, जिसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगेन थैंक यू सो मच। ओके।